इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग जो हमारी डेली रूटीन में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हीं हिंदी सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में कैसे फॉर्म दे सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि जनरली जो हम लोग हमारी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इस हिंदी भाषा में हम लोग 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो जो होता है हमारा कर्ता, कर्म, मुख्य क्रिया और आखिरी जो होती है वो हमारी होती है सहायक क्रिया। इन चारों शब्दों का प्रयोग कर कर हम हमारी हिंदी भाषा के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कि जब भी हम इन हिंदी भाषा का जब प्रयोग करते हैं तो इस तरह का हमारा फॉर्म बनता है। फिर जब भी हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कर्ता का प्रयोग करेंगे, कर्म करेंगे, मुख्य क्रिया करेंगे या फिर सहायक क्रिया करेंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जब भी हम इन वाक्यों को अंग्रेजी किसी भी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बदलें तो इन शब्दों को कहाँ पर प्रयोग करें जिससे कि हमारा जो अंग्रेजी का वाक्य हो वो सही रहे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हाउ कैन वी गिव अ करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस यानी कि किसी भी वाक्य के रूप को सही कैसे दे सकते हैं अंग्रेजी में। हिंदी के वाक्य को जब हम अंग्रेजी में बदलें तो उसके सही स्वरूप को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसे हिंदी में हमने एक वाक्य का प्रयोग किया, एक वाक्य हमने यहाँ पर लिखा कि मेरा भाई, ध्यान से देखिए किस तरह से हम इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में लिखेंगे। आपने एक सेंटेंस लिखा, मेरा भाई टीवी देख रहा है। मेरा भाई टीवी देख रहा है। यहाँ पर जो मेरा भाई है वो आपका कर्ता है जिसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद टीवी प्रयोग किया है जो हमारे यहाँ पर कर्म है जिसे इंग्लिश में हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर देखना, खेलना, उठना, सोना, बैठना, लेटना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब क्रिया होती है। देखना यहाँ पर एक्शन वर्ड है, क्रिया कहते हैं। एंड इंग्लिश में हम इसको मैन वर्ब कहते हैं। और लास्ट वन जो रहा है, रही है, ये जो वर्ड यूज हुआ है ये हमें बताता है कि कोई सा भी काम कब चल रहा है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया जो होती है वो बताती है कोई सा काम कब चल रहा है। सहायक क्रिया जो होती है वो बताती है कि हमारा काम कब चल रहा है, वर्तमान काल में चल रहा है, भूतकाल में चल रहा है या फिर भविष्य काल में चल रहा है, यानी प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फिर फ्यूचर में है। सहायक क्रिया समय के अनुसार लगेगी एवं जब सेंटेंस हम बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करती है, यानी कर्ता पर भी निर्भर करती है। सब सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो कर्ता एक वचन रहा तो एक वचन वाली सहायक क्रिया रहेगी, कर्ता बहुवचन रहा तो बहुवचन वाली सहायक क्रिया रहेगी, सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जब हम सेंटेंस बनाएंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो सहायक क्रिया को हम लोग इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जब सेंटेंस को यहाँ पर हमने हिंदी में देखा है, हमने प्रयोग बताया है कि हम लोग 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं, कर्ता, कर्म, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो यहाँ पर आपने हिंदी में देख ही चुके हो, कर्ता प्रयोग हुआ है, कर्म लगा, फिर मुख्य क्रिया लगी और फिर सहायक क्रिया लगी। तो ये 4 शब्द हमने हिंदी में इस तरह से प्रयोग किया है। अब जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इस सेंटेंस का जब हम लोग इंग्लिश लिखते हैं, ये तो हम लोग इस तरह से प्रयोग करके इन चारों शब्दों का इस तरह से प्रयोग करके हिंदी में लिखा है। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, when we will translate out this sentence from Hindi to English, then you will watch here, my brother is
वॉचिंग, माई ब्रदर इज वॉचिंग टीवी, मेरा भाई टीवी देख रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो हिंदी से इंग्लिश में क्या क्या डिफरेंस है, वही हमें देखना है। कर्ता मेरा भाई था, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट होकर माई ब्रदर हुआ, यानी कि कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं आया। इससे हमें पता लग सकता है, इससे हम देख सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में जब हम लोग ट्रांसलेट करें तो सब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं आता है, कर्ता सबसे पहले ही प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट को हमने पहले ही प्रयोग किया, कर्ता जो था वो सबसे पहले ही प्रयोग हुआ है, चाहे सेंटेंस हिंदी हो या फिर इंग्लिश। इसके बाद ईज लगा है, यानी कि ये सहायक क्रिया है, और हमने बताया था कि सहायक क्रिया को हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब टाइम को इंडिकेट करती है, कोई सा काम कब चल रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में, ये बताती है। और इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी अप्लाई होती है, दोनों चीजों का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाए, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाए। तो दूसरे स्थान पर हमारा सहायक क्रिया आया, दूसरा वर्ड जो होगा वो सहायक क्रिया वाला था, जिसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। फिर वॉचिंग हमारी मुख्य क्रिया है, मैन वर्ब, फर्स्टली वी विल राइट हियर इन हिंदी, मैन वर्ब, एंड लास्ट वन इज हमारा कर्म, जो टीवी है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जिन शब्दों का हमने प्रयोग किया था, जिन 4 शब्दों का प्रयोग किया था, कर्ता, कर्म, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, तो इसका जो इन चारों शब्दों को जब हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं तो सबसे पहले कर्ता लगाते हैं, फिर कर्म, फिर मुख्य क्रिया, एंड लास्ट वन इज सहायक क्रिया। लेकिन जैसे ही हम इस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बदलते हैं तो सबसे पहले कर्ता लगता है, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, और आखिरी में हमारा कर्म लगता है। तो क्या डिफरेंस आ रहा है, कर्ता की जगह कर्ता ही है, सहायक क्रिया जो लास्ट में थी वो सेकंड नंबर पर आई, मैन वर्ब कर्म के बाद जो थी वो पहले आ गई, और कर्म आखिरी में होगा। तो जब भी हम किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इन चारों शब्दों को किस स्थान पर रखना है, इसका विशेष ध्यान रखना है, तभी हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट फॉर्म में बन पाएगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स सो मच।